नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू ईवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के पॉडकास्ट यानी कि मेडिकास्ट में। आज हमारे साथ न्यू ईवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर एंड फाउंडर डॉक्टर रवि मित्तल सर जुड़े हुए हैं। सर एक बहुत ही काबिल और जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैं सबसे पहले सर का स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेडिकास्ट में। हमारे व्यूवर्स सर बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे आपको सुनने का कि हम डायरेक्टर सर की बात सुनना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप सर प्लीज आपकी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने की जो जर्नी है वो आप प्लीज शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि मित्तल। अभी आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एट डी रोग विशेषज्ञ। मैं बचपन से ही बिलासपुर का रहने वाला हूँ। देखता था, मेरे को अब भी देख रहे हो कई सारी चोटें हैं चेहरे पे। तो क्या होता था कि गांव में रहने वाले लोग हम तो डॉक्टर्स नहीं मिलते थे और उस चक्कर में इवन टाँके लगाने वाले भी लोग नहीं थे, जिसकी वजह से निशान आ गए। या फिर बहुत सारी मैंने ऐसी डेथ्स देखी जो अवॉइड की जा सकती थी अगर वहाँ पे चीज़ें होती, डॉक्टर होते, फैसिलिटीज़ होती। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही चीज़ों के अभाव में मेरा मन मेडिकल की तरफ जुड़ा। अपना वो होने के बाद मैं इस लाइन में आया और इसी विज़न के साथ शुरू से मैं चला कि मैं एक एरिया जहाँ पे अपना लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में क्वालिटी केयर विद मैक्सिमम फैसिलिटीज़ लोगों को अवेल कराऊं, जिससे जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं वो अवॉइड हो और जो मरीज़ ठीक ना, जो मरीज़ों के साथ दुर्घटना हो जाती है उन्हें हम ठीक करके भेजें एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बहुत ही एकदम मतलब जितना भी न्यूनतम उनसे हम पैसे लेके कर सकते हैं उसको उतने में करें। ये मेरा इसको विजन था। क्वालिटी एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। स्कोप में सारी सुविधाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑपरेशन, जटिल से जटिल ऑपरेशन, दिमाग के, दिल के, कैथ लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, यूरोसर्जन, डायलिसिस, सभी चीज़ों का मेरा विजन है यहाँ रखने का। अभी हॉस्पिटल की शुरुआत मैंने 50 बेडेड हॉस्पिटल से की है। आगे चल के मुझे इसको 250 बेड तक अभी तो लेके चलना है। सर लेकिन आपने जो जगह चूज किया है जेवर, सर जेवर ही क्यों? क्योंकि अभी सर जितने भी हॉस्पिटल और स्टार्टअप हॉस्पिटल्स हैं मेनली वो लोग ग्रेटर नोएडा, हार्डकोर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम जेवर की तरफ ही क्यों? देखिए, एक तो होता है कि आपका विजन हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की तरह चलाना हो और एक होता है विजन जिसमें हॉस्पिटल को बिजनेस की तरह चलाना हो। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट वो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के अफोर्डेबिलिटी है। वहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की कमी नहीं है। वहाँ पे लोग सब चीज़ें, सब हॉस्पिटल्स भी हैं और सभी तरीके के ट्रीटमेंट भी वहाँ अवेलेबल है। सर एक चीज़, जेवर एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नहीं है और लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो अब देखिएगा, अगर कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी जाके ओपन होना चाहेगा तो वो पेइंग कैपेसिटी सबसे पहले देता है कि मैं अपने हॉस्पिटल को वहाँ पे रन कर पाऊंगा कि नहीं। राइट नाउ आफ्टर रनिंग दिस हॉस्पिटल फॉर 6 months, 6 महीने अस्पताल चलाने के बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने में मुझे खुद चैलेंजेस आ रहे हैं, लैंडिंग में भी जितने का मुझे पड़ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस हॉस्पिटल्स हैं, नाम में किसी का नहीं लूँगा, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे चेन्स हो, उनको अभी जेवर नाम तो बड़ा है लेकिन यहाँ पे लोगों का जिस तरीके का अभी और पेइंग कैपेसिटी, इनकम है और देने की एक खर्च करने की क्षमता है मरीज़ के इलाज के लिए, वो नहीं है। मेरे पास रोज़ ऑलमोस्ट पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक वाले जिनमें स्टेंटिंग की ज़रूरत होती है। अभी क्योंकि मेरा अस्पताल नया है, कैथ लैब लगा नहीं है, इन प्रोसेस है, तो मैं देखता हूँ कि उनके लिए स्टेंट डलवाना या एंजियोप्लास्टी करवाना 70-80 हज़ार रुपये में इन इमरजेंसी एक बहुत बड़ा एक पहाड़ टूटने वाली स्थिति में होता है, जिसके अरेंजमेंट में उन्हें महीनों चाहिए, कुछ ना कुछ बेचने के लिए चाहिए या गिरवी रखने के लिए चाहिए। जबकि ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली में यही खर्चा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का है। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल चलाना चैलेंज है। इस वजह से यहाँ पे चेंज नहीं आ रही हैं, हॉस्पिटल्स नहीं खुल रहे हैं।
बट मेरा विजन यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का ये है कि मेरे को यहाँ फैसिलिटीज़ देनी है, और जब मैं फैसिलिटी दूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, चाहे अपना मेडिकल बैकग्राउंड में जितने भी मेरे दोस्त हैं या फिर जो भी मैं कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ वहाँ कॉस्ट कटिंग करके लोगों को फैसिलिटी अवेल कराऊंगा, या फिर एटलीस्ट उनकी डेथ्स को रोकूंगा हार्ट अटैक से। हम मेडिकल मैनेजमेंट्स जो पॉसिबल हैं पेशेंट्स में, या फिर टू बाय द टाइम, एक समय निकालने के लिए जितने टाइम में वो अरेंजमेंट करें उस पैसे का, मरीज को कैसे बचाएं उस पर काम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है और ये मेरा विजन है इसमें। सर अक्सर एक चीज़ में कंफ्यूजन रहती है सर, हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, सर ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रॉमा सेंटर पर से इज इमरजेंसी में जो भी मरीज दुर्घटना की वजह से आ रहे हैं, बेसिकली रोड साइड एक्सीडेंट्स या फिर घर पे गिरना जिनके साथ दुर्घटना हो जा रही है, वो ट्रॉमा इज दैट ओनली। हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने अपने हॉस्पिटल का नाम ट्रॉमा सेंटर भी रखा है और हॉस्पिटल भी रखा है। वो इसलिए है कि मेरी हॉस्पिटल की कोर ट्रॉमा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट्स और ये सब बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हॉस्पिटल भी इसलिए रखा है क्योंकि मेरे साथ अदर स्पेशलिटीज भी है, तो इसलिए हॉस्पिटल एक अलग चीज है, ट्रॉमा सेंटर इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। बट नाम ट्रॉमा सेंटर रखने से लोगों को और क्लैरिटी आती है कि वहां पे ट्रॉमा का काम के लिए स्पेशलाइजेशन है। So, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं सर, उसमें सबसे कॉमन केसेस क्या आते हैं? हमारे हॉस्पिटल में सभी तरीके के केसेस आते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे किसी को दर्द है, घबराहट है, बीपी है, शुगर है, इस तरीके के सुबह से ही ओपीडी में मरीज आते हैं। इमरजेंसी में पॉइजनिंग हो गई, स्नेक बाइट हो गया, या फिर हार्ट अटैक हो गया, या फिर आपके रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, या फिर आपके शुगर की वजह से आपका जो है शॉक में पेशेंट आ गया, या फिर दुर्घटना वाले केसेस, कोई घर में गिर गया, कहीं किसी को चोट लग गई, कहीं झगड़ा हो गया, उस तरीके के केसेस हमारे यहाँ पे आते हैं। सर और जो ऑर्थोपेडिक है सर, आपके पास इतने लंबे वर्षों का एक्सपीरियंस है ऑर्थोपेडिक में, सर ऑर्थोपेडिक में कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत कॉमन है? ऑर्थो में एक्चुअली ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों में जन्मजात होती हैं, जो कभी कमियां, कुछ के पैर टेढ़े हैं, किसी के हाथ टेढ़े हैं, किसी के उंगलियां ज़्यादा हैं, किसी की कम है, किसी का कूल्हा घूमा हुआ है, किसी के पैर घूमा हुए हैं। फिर मोस्ट कॉमनली यूजुअली बच्चों में जो फ्रैक्चर्स आते हैं वो हाथ के या कोहनी के या फिर जांघ के आते हैं, और क्योंकि उनकी बोन सॉफ्ट होती हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर जाती हैं। फिर आप बात कर लें कि एक ओल्ड जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो 50 से ज़्यादा की है, उनमें बाथरूम में गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से स्पाइन और कूल्हे के फ्रैक्चर्स बहुत आते हैं, या फिर हाथ के डिस्टल रेडियस के। और जो मिडिल एज लोग हैं उनके अंदर मोस्टली एक्सीडेंट्स आते हैं, पैर में फ्रैक्चर, वो एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, या फिर झगड़े वाले केसेस होते हैं जिनमें हाथ में चोट होती है। और इन सब में ही हमें कभी भी मरीज आ जाए तो अदर चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ खून निकल रहा है, जहाँ दिख रहा है कि ये टूटा, उसके अलावा हम पूरा और ओवरऑल एक्सेस करते हैं, तब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। सर इसके ऑर्थोपेडिक में सर, इसके अलावा सर हमारे जो हॉस्पिटल है सर, हमारे हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी एडवांसमेंट, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी हम यूज़ कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग एवरीथिंग इज देयर, कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं। पेशेंट आता है, सबसे पहले तो लेटता है, लेने के बाद उसकी लाइंस लगती हैं एज पर प्रोटोकॉल्स ABC। हम एयरवे देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं, उसके बाद उसका प्राइमरी सर्वे करते हैं, फिर सेकेंडरी सर्वे करते हैं, और उसके बाद ओवरऑल ऐसा नहीं है कि किसी को चोट लगी है तो जहाँ पे हाथ पैर टेढ़े हैं तो वही देखा, पेट नहीं देखा, छाती नहीं देखी, सर नहीं देखा, गर्दन नहीं देखी, सारा कुछ देखते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। सर AI एंड इन पिछले 5-10 सालों में सर ऑर्थोपेडिक सर्जरी किस तरीके से इवॉल्व हुई है? इट्स अ मैसिव टर्न अराउंड।
ऑर्थोपेडिक्स पहले 1970s तक ब्रांच सर्जरी के अंडर ही आती थी। सर्जन ही जो जनरल सर्जन होते हैं वही इसका इलाज करते थे। अच्छा। फिर 90s में आके ऑर्थोपेडिक्स अलग से एक इवॉल्व हो गई। आज ये ऑर्थोपेडिक सर्जन एक अलग सर्जन है। उसके बाद भी इसमें सर्जरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी। कूल्हा, कंधा, घुटना, कोहनी, टखना, ये सब बदलना उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग थे। इनके रिजल्ट्स नहीं थे। दूरबीन वाली कोई सर्जरी नहीं थी और बहुत रॉ काम होता था। अब फिर धीरे इवॉल्व हुई। आई थिंक लाइक 2000 में 2000 जो हमारी 21वीं शताब्दी शुरू हुई है, इसके बाद इंडिया में भी स्पेशलाइज सर्जरीज आ गई, स्कोप्स आ गए, दूरबीनें आ गई, रोबोट आ गया और एआई आ गया, नेविगेशन आ गया। तो काफ़ी चीज़ें एडवांसमेंट है। पहले कहा जाता था कि जितना बड़ा चीरा उतना बड़ा सर्जन। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि जितना दूरबीन चलाने वाला, जितना छोटे चीरे में, जितनी एडवांस तकनीक से काम करने वाला आदमी, उतना बढ़िया अस्पताल, उतना बढ़िया सर्जन। उसी हिसाब से उसके रिजल्ट्स भी हैं, उसी हिसाब से उसके खर्चे भी हैं। सर डेली लाइफ में सर कौन सी ऐसी साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके बाद हम ये जज कर सकते हैं कि हमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये सर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग इग्नोर बहुत करते हैं। अगर उनके घुटना में पेन हो रहा है, वो पेन किलर खा के इग्नोर करेंगे। कमर में पेन है तो वो पेन किलर खा के इग्नोर करते हैं। तो हम कब डिसाइड करें कि हमें अब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? डेली लाइफ में आपको स्पेशली सिर्फ ऑर्थोपेडिक ही नहीं, आपको कोई भी स्पेशलिटी है तो उसका पहले प्रिवेंशन पे काम करना है, प्राइमरी कोई प्रॉब्लम होने से पहले। तो सेम अप्लाइज टू ऑर्थोपेडिक ऑल्सो। आप डाइट अच्छी लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, तो दैट कम्स इन द प्राइमरी थिंग। और अननेसेसरी कोई स्टंटिंग और या फिर कोई मतलब कहीं पे भी रिस्क नहीं लीजिए। दूसरा, अगर कोई चीज़ आपकी रेगुलर किसी भी चीज़ को हैम्पर कर रही है, परेशान कर रही है आपको, चाहे वो कमर दर्दी है या गर्दन में दर्द है या पैरों में दर्द है, कोई सुनपन है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपको रेगुलर अपने काम करने में परेशान कर रही है, जिसके लिए आप कई बार हफ्ते में 1 से 2 बार या 3 बार दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं या छुट्टी लेनी पड़ रही है, इन दोज केसेस आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, आपको जो पता है उसके हिसाब से, तो अब आपको एक ऑर्थोपेडिक का ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है ऑर्थोपेडिक आपको ओपिनियन में देख के कुछ दवाइयाँ ही लिखे। वो पहले आपको बताएगा कि आपको रीज़न क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है वो आपको कुछ घरेलू नुस्खे ही बता दे या एक्सरसाइजेज ही बता दे या डाइटरी ही बता दे जिससे आप ठीक हो जाए। तो परामर्श लेने में कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, कब लेना है वो मैं मानता हूँ कि वो हर इंडिविजुअल के ऊपर अपना है, अपना अपना झेलने की कैपेसिटी है। बट आई थिंक अगर वो आपके काम में, आपकी डेली रूटीन में अगर उसकी वजह से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं या फिर वो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए। सर ट्रॉमा सेंटर में जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, इमरजेंसी केयर एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है किसी भी ट्रॉमा सेंटर में। सर हमारे यहाँ अगर कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? हमारे क्या प्रोटोकॉल्स होती हैं यहाँ पे? देखिए, जब पेशेंट इमरजेंसी में हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले तो हम लोग उसका ट्रायज करते हैं। ट्रायज, पेशेंट को लेटाया, लेटने के बाद हमने देखा कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है। अगर लगता है कि बहुत क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसको एक अलग टैगिंग दी जाती है। जो कम क्रिटिकल है उसको अलग, तीसरे को अलग। अकॉर्डिंग टू ट्रायज वी ट्रीट द पेशेंट। तो मेनली हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम ओवरऑल पहले उसे एसेस करते हैं कि हाँ, इसकी सांसें चल रही हैं, ये बोल पा रहा है, इसका कहीं बीपी वगैरह पल्स ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर नीचे है, या फिर उसको बोलने में कोई दिक्कत है। फिर हम नेक्स्ट पूरा सेकेंडरी सर्वे करते हैं, चेक करते हैं कि इसका पूरा होश में है और कहीं पे कोई निशान, चोट कुछ है, कहीं सूजन आ रही है, कहीं से कुछ टूटा हुआ है कि नहीं है। और फिर अगर पेशेंट बता देता है तो वेल एंड गुड, उसका फिर उसका आगे इलाज करते हैं। सर ऐसे सर हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी जिसमें डॉक्टर अभिषेक सर आए हुए थे और उन्होंने क्रिटिकल केयर पे बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हम इन्हीं जो फर्स्ट रिस्पांस में एज अ अटेंडर हम वहाँ पे किस तरीके से CPR दे सकते हैं, या फिर किस तरीके से जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक हम केयर आउट कर सकते हैं उसका। सर ऑर्थोपेडिक में अगर मान लीजिए किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया रोड पे एक्सीडेंट में, या फिर फोर्थ से घर पे सीढ़ियों से गिर गया, उसका पैर टूट गया, तो उस केस में सर हॉस्पिटल जाने से पहले हम क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम खुद से कर सकते हैं?
देखिए, अगर किसी को इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज होती है कॉल फॉर हेल्प। आप कुछ भी करने से पहले एक कॉल करें, चाहे वो आवाज लगाएं या फिर किसी से फोन मिलवाएं नियर बाय। कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम हॉस्पिटल, हेल्प फ्रॉम नियर बाय हुसेवर, लाइक कोई भी रिश्तेदार पड़ोसी जो भी वहां आ सकता है, उसको सबसे पहले आप कॉल फॉर हेल्प करें। सेकेंडली फिर आप मरीज जो भी है उसके पास जाएं, उसको ऐसी पोजीशन में लेके आए जिसको और इंजरी ना हो। अगर सीढ़ियों पे गिर गया है पेशेंट तो आप उसको सीढ़ी से पहले उतारें। ये नहीं है कि सीढ़ी पे ही अपना जो भी है उसको करना शुरू कर दे। उस केस में अगर वो फिर से और नीचे गिर गया या आप उसके साथ चपेट में आ गए तो फिर आप बात बिगड़ेगी। सेम इज विद लाइक रोड साइड पेशेंट है, अगर किसी कोई बीच में पड़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज कॉल फॉर हेल्प करने के बाद आप एम्बुलेंस के लिए फोन करें, हॉस्पिटल के लिए फोन करें या किसी को भी बुलाएं। उसके बाद आप उसको रोड से साइड करें जिससे आप और जो मरीज है वो आगे आने वाली किसी और चोट से बचे। उसके बाद में आप उसको देखें कि हाँ वो सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, बात कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मुंह में ब्लड तो नहीं है, जीभ तो पीछे नहीं गिर गई है, कहीं से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और स्पेशली इन केस ऑफ फ्रैक्चर अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में उसको हिलने ना दे। ठीक है, आप उसको चाहें तो पास में पड़े हुए लकड़ी या फिर न्यूज़पेपर को रोल करके या फिर कोई कपड़े से उसको बांध के उसको स्टेबलाइज करें वहीं पे जिससे वो गिरे। दूसरी चीज, अगर कहीं से खून निकल रहा है मरीज के तो प्रेशर इज द बेस्ट थेरेपी टिल हेल्प कम्स। चाहे वो सर हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे कमर हो, गर्दन छोड़ के कहीं पे भी खून निकल रहा है आप उसे दबा दें। किसी का पेट भी फटा हुआ है आप उसको पेट दबा दें तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी उस टाइम तक। और अगर आप कोई ऐसा सोल्यूशन वहां पे कर सकते हैं कपड़े से बांध के या किसी भी चीज से कि वहां पे प्रेशर लग जाए, वो ब्लीड ना करे, इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू द पेशेंट। सर अक्सर सर रूरल एरिया में ये देखा गया है कि अगर किसी को फ्रैक्चर होता है तो जनरली जो उसके आसपास के जो डॉक्टर्स होते हैं जो ऑथराइज भी नहीं होते हैं उनसे भी वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं। सर ऐसे सिनेरियो में किस तरीके से केस बिगड़ सकता है? ऐसे पेशेंट हमारे पास रोज आते हैं जिनके इलाज लोगों ने किए होते हैं, जो मतलब पहलवान, जर्रा और या फिर लोकल आरएमपीज होते हैं उनसे इलाज ले रहे होते हैं। देखिए, जहां तक है आई थिंक इतना भी हमारे यहाँ पे ना हिंदुस्तान में इतने भी हड्डी के लोग इतने अवेलेबल नहीं है कि इतनी जल्दी गांव खेड़े में भी लोगों को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं उनका आरएमपीज के पास जाना या फिर उन लोगों के पास जाना जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस है वो ठीक है। तो आप फर्स्ट एड वहां कराएं। फर्स्ट एड के बाद में आपके पास इतना समय आपको मिल जाता है दिन 24 घंटे 48-72 घंटे का कि आप जाएं और जाके स्पेशलिस्ट को एक बार राय जरूर लें। बिकॉज एक हड्डी का क्या अलाइनमेंट है, कितने डिग्री तक टेढ़ा होना एक्सेप्टेबल है, जोड़ों में कितना डिफेक्ट एक्सेप्टेबल है, वो सब चीजें आपको एक हड्डी का सर्जन ही बताएगा, जिससे आपकी उससे बची हुई जितनी भी जिंदगी है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है, लोग इलाज ले लेते हैं, 1 साल बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद आ रहे हैं, उस केस में फिर टेढ़ी हड्डी लेके आते हैं। अभी भी हम आपको एक केस का भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उनका भी यही सिचुएशन है कि उनकी पैर की हड्डी टूट गई घुटने से नीचे की, उसके बाद उन्होंने किसी से वहीं लोकली इलाज करा लिया, आज उनका पैर टेढ़ा है और वो 8 महीने बाद हमारे पास आई है इलाज कराने। उस केस में हमारा काम बढ़ जाता है, उस केस में रिजल्ट्स भी थोड़े से कंप्रोमाइज हो जाते हैं, उस केस में सर्जरीज भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरा आपको सजेशन लोगों को यही रहेगा कि आप इमरजेंसी में जो भी पॉसिबल है उसको दिखाएं, और जब चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं, जब खून रुक जाए, जब हड्डी स्टेबलाइज हो जाए, आपको पेन होना कम हो जाए, आपके लोग आपके आसपास हेल्प के लिए आ जाए, तो आप एक ढंग की जगह पे एक हड्डी वाले किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसी तरीके का सर एक कॉमन सा केस है नी का, जिसमें नी रिप्लेसमेंट होती हैं, सर्जरियां होती हैं TKR की। सर बहुत सारी भ्रांतियां हैं इससे रिलेटेड। लोगों को लगता है कि अगर हम अपना घुटना बदलवाएंगे तो उससे हमें और प्रॉब्लम होगी या इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लोगों में सर मिसकंसेप्शन बहुत है, जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, उसमें लोगों की गलती नहीं है। पहले चीजें इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, ना इतने अच्छे इम्प्लांट्स थे, ना अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी अच्छी लोगों की ट्रेनिंग थी, ना इतने अच्छे स्टडीज हो रखी थी इसमें। बट अब सिचुएशन यू टर्न ले चुकी है, अब अच्छी स्टडीज हो चुकी हैं, अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, अच्छी टेक्निक हो गई है,
तो अब ये सर्जरी 100% सक्सेसफुल है और बहुत ही रैम्पेंटली, बहुत ही स्पीड से ये हो भी रही है। हमारे यहाँ पे भी हम रोज ही ऑलमोस्ट करते हैं, अगले दिन मरीज को खड़ा कर दिया जाता है और बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इंडिकेटेड केस में TKR करवाना एक बेहतर सोल्यूशन है रादर देन टेकिंग दवाइयाँ फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5, 10, 20 ईयर्स, जिसके बाद गुर्दे, जिगर सब उन पर असर आने लगता है और दिक्कत होने लगती है। बाकी हम नी रिप्लेसमेंट पे एक स्पेशल अलग से पॉडकास्ट करेंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सर TKR में हमारे यहाँ से क्या सर्विसेज हैं, हम किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं और कौन सी एडवांसमेंट हम यूज कर रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में बीइंग लाइक डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक, अब TKR में क्या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हमारे यहाँ पे सबसे एडवांस चीज़ें हैं वो है एज पर द स्टैंडर्ड्स, US स्टैंडर्ड्स, जिस तरीके का प्रोटोकॉल, एम्बियंस, OT के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट ऑप जो भी चाहिए होता है वो हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे रोबोट की सर्विसेज है, हमारे यहाँ पे सभी तरीके से सब तरीके का आर्मामेंटेरियम प्रेजेंट है, इंट्रा, पोस्ट ऑप, TKR, TJHR, UKR सब संभाल लेते हैं। सर आने वाले समय में जो जेवर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट भी यहाँ पे शुरू होने वाला है और खास करके हेल्थ केयर में सर जेवर एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। उस केस में सर जो हमारी हॉस्पिटल है किस तरीके से लीडर साबित हो रही है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होना है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। प्लेयर एक हम भी हैं आज की डेट में, हम भी हॉस्पिटल चला रहे हैं। हो सकता है जब ये एरिया लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी हो जाए तो हमसे बड़े लोग भी यहाँ पे आकर अस्पताल चलाएं। जेवर में पोटेंशियल है, यहाँ मेडिकल टूरिज्म का भी पोटेंशियल है। ये नेक्स्ट गुड़गांव बनेगा, आई थिंक सो, बट टाइम है उसमें। अभी हमारा फोकस अस्पताल की सर्विस देने पे है, ना कि अभी इस बारे में सोचने में है कि मेडिकल टूरिज्म इन जेवर। हमारा टारगेट है अफोर्डेबल केयर टू द पीपल हु आर ओवरसीज, जो भी बाहर कंट्रीज में भी हुए हैं उनको भी जिस रेट पे इंडिया में अदर एरियाज में हो रही है उसके भी प्राइसेस हम स्लैश करके लोगों की हेल्प कर पाएँ और उससे लोगों को, यहाँ के लोगों को जो उससे भी कम अफोर्ड कर सकते हैं उसमें उसकी हेल्प कर पाएँ। दिस इज आवर होल मोटो वाइल हमने जेवर ही क्यों चुना। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर लॉस एंजलिस, USA, कनाडा यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं और उन लोगों में एक सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो लोग सामना करते हैं, उन्हें एक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर नहीं ढूंढ पाते हैं। उस केस में सर जो हमारी हॉस्पिटल है उन लोगों के लिए किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही है जिनके बच्चे तो विदेश में रह रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है? देखिए सर, उसमें क्या है ना, जो लोग ओवरसीज में हैं, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन सच सिनेरियो। थिंग इज कि उनको 2-3 इशू है। पहला इशू तो उनको ट्रस्ट का है। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी फेस हो जिसको हम दिखाएं, ये नहीं है कि उठाया और चल दिए। दूसरा, सिंस दे आर नॉट देयर, तो उनका एक कंसर्न है कि हमारे पेरेंट्स को कम से कम परेशान होना पड़े। ये नहीं है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रिसेप्शन जाओ, ये करो वो करो। दे वांट अ सिंगल विंडो सोल्यूशन, गाड़ी लगाई, दिखाया, अपना जो भी इलाज लिया, पर्सनलाइज्ड केयर हो गई। तीसरा, उनको ये है कि जिस बंदे को वो दिखा रहे हैं वो उनका प्रॉपर फॉलोअप ले, उनको बेस्ट पॉसिबल कस्टमाइज टेलर ट्रीटमेंट एट देयर प्लेस प्रोवाइड कर पाए। उस काम में हम स्पेशलिस्ट हैं, बिकॉज अभी भी मेरे पास पर डे जेंडरी है ओवरसीज पेशेंट की। उस केस में हमारी टीम है पूरी, हम लुक आफ्टर करते हैं कि कैसे पेशेंट को एट सिंगल विंडो सोल्यूशन दिया जा सके, ना कि सिर्फ हड्डी के केस में, बाकी अदर केसेस में ऑल्सो। और साथ में कौन फिजियोथेरेपिस्ट घर पे अवेलेबल करा दें, दवाइयाँ घर पे अवेलेबल करा दें। फिर उसके बाद फीडबैक में रोज उनसे पूछ लिया जाए मैसेज पे या फ़ोन पे बात करके, आप ठीक हैं, आपको कोई और ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए हम एक ऑप्शन फेस रखते हैं, ऑन कॉल एक बंदा रखते हैं डेडिकेटेड, जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उनको एज ए घर के आदमी की तरह उनको उनके घर से उनको हेल्प करे, ले आए हॉस्पिटल, ले आए, जो भी उनका ट्रीटमेंट है वो करा पाए। तो इस तरीके की हम ट्रीटमेंट
और सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे ओवरसीज पेशेंट्स के, जो जिनके रिलेटिव्स यहाँ नहीं है या फिर उनके पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए। सर आफ्टर ट्रीटमेंट जो हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज होके जाते हैं सर, उनको कौन सी ऐसी बात है जिनका ध्यान रखना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ है तो टाइम पे फॉलो अप करना है, जो इंस्ट्रक्शंस बताए वो पूरे करने हैं। इन दैट केस ऑल्सो अगर कोई वार्निंग साइंस बताए हुए हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, तो वो वैसे ही फॉलो करना है। इवन दो वो सब फॉलो करने के बाद भी अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो तुरंत हॉस्पिटल आके मिलना है। और सर फिजियोथेरेपी की क्या महत्व है? फिजियोथेरेपी हैज अ रोल, फिजियोथेरेपी इज हैविंग अ रोल बिकॉज रिहैब किसी भी सक्सेस के लिए 40% काम रिहैब का है। तो सर्जन अपना काम कर देता है, उसके बाद में मरीज को जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और उसको कितना मोटिवेट करना है, किस तरीके से कराना है, वो सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का। एक और ऐसा चीज़ है जैसे हम फार्मेसी की अगर बात करें सर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो दवाई की गुणवत्ता है बहुत बार ऐसे जांची गई है जिसमें वो अप टू द मार्क नहीं है। तो सर उस केस में हमारी हॉस्पिटल कौन सी प्रिकॉशंस ले रही है कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो असर है वो अच्छे से मेंटेन रहे? देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो पेशेंट है, वो पेशेंटली चीज़ें आपके ऊपर एक फेथ करके ले रहा है। तो आप जो दे रहे हो इट शुड बी ऑफ द अटमोस्ट क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छी कम से कम दवा, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव, अच्छी कंपनी, ये बहुत मैटर करता है। और कितना ड्यूरेशन, क्योंकि लोग एंटीबायोटिक्स चलाते हैं 6-6 महीने, जिससे क्या है रेजिस्टेंस आ जाती है। दर्द की दवाइयाँ 4-4 लिख देते हैं, कितनी मात्रा में दवा देनी है, कितनी देनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हॉस्पिटल सभी 4-5 फैक्टर्स पे काम करता है, कम से कम टाइम के लिए कम से कम दवा अच्छी क्वालिटी की और अफोर्डेबल कॉस्ट में डिस्काउंटेड रेट्स में मरीज को दी जाए। सर एक लास्ट मैसेज जो आप जेवर और ग्रेटर नोएडा के लोगों को देना चाहेंगे? हमसे जुड़े, इलाज कराना न कराना एक अलग चीज़ है, एटलीस्ट हमसे जुड़ें, हमसे मिलें। अगर आपको कोई परेशानी है हम आपको निराश नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच सर।